मौजूद है कोसली में और कोसली में तस्वीरें दिखा रहे जगदीश यादव के समर्थन में आज दीपेंद्र हुड्डा जनसभा को संबोधित करने के लिए कोसली पहुंचे हैं। और उससे पहले कहीं ना कहीं युवाओं का और कोसली की जनता का जोश जो है कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्थन जो है देखते ही बन रहा है। और साथ ही आज जो है बड़ी जनसभा है, इस जनसभा के भी कई मायने हैं और मायने कहीं ना कहीं ये है कि ये चुनाव के लिए काफी जो है असरदार ये जनसभा साबित होने वाली है। ये जोश जो है दीपेंद्र हुड्डा के प्रति हाथ हिलाकर दोनों हाथ उठाकर जनता जो अपने नेता का अभिवादन कर रही है। तो जहां जहां जा रहे हैं वहीं से चारों तरफ से एक ही रिपोर्ट आ रही है कि प्रदेश के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की ये सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। जो हरियाणा विकास का प्रतीक था, खुशहाली का प्रतीक था, अमन चैन शांति का प्रतीक था, वो हरियाणा 10 साल की इस सरकार के बाद, खतर रूपी भाजपा सरकार के बाद, वो हरियाणा देश में नंबर 1 बन गया बेरोजगारी, नंबर 1 बन गया देश में अपराध दर में, क्राइम में, नंबर 1 बन गया हरियाणा नशे में। हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो केंद्र पहली कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव भेजेंगे केंद्र से, और केंद्र से लड़ना पड़ेगा तो लड़ भी लेंगे, अग्निवीर जाएगी और फौज की पक्की भर्ती दोबारा से आएगी। और घमंड तो इतना इनका 7वें आसमान पे पहुंच गया इस सरकार का कि लोकसभा चुनाव आते आते कहने लगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को हम खत्म करेंगे। इस बार तो लोकसभा में ही भाजपा से जब कांग्रेस आगे आई, रिपोर्ट गई लोकसभा चुनाव से पहले कि हरियाणा में परिस्थिति ठीक नहीं है, तो इन्होंने बदलना शुरू कर दिया। क्या क्या बदल दिया? अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया। जिस सेनापति को आपने फौज की कमान सौंपी हो 10 साल तक, और 10 साल के बाद जब युद्ध का समय, जब युद्ध का बिगुल बजे तो बोले इसको बदलो, दूसरे पे को बिठाओ। ये उप मुख्यमंत्री को क्यों बनाया हुआ था आपको पता है? केवल लूटने की छूट दे रखी थी प्रदेश को, भ्रष्टाचार की छूट दे रखी थी। मिलके ऐसा लूटा कि हटाने के बाद दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं बीजेपी के घोटालों के राज बताएंगे, और खट्टर साहब कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला के घोटालों की जांच कराएंगे। बीजेपी वालों में कहना चाहता हूं आपसे, आप कितना ही बदल लो, आप कितना ही कुछ बदल लो, आपके कष्ट कम नहीं होने वाले। जनता सरकार ही हरियाणा की बदलने का काम करेगी। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद है कोसली में और कोसली में तस्वीरें दिखा रहे जगदीश यादव के समर्थन में आज दीपेंद्र हुड्डा जनसभा को संबोधित करने के लिए कोसली पहुंचे हैं। और उससे पहले कहीं ना कहीं युवाओं का और कोसली की जनता का जोश जो है कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्थन जो है देखते ही बन रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं, सड़क मार्ग जो है महेंद्रगढ़ कोसली का जाम हो चुका है। पूरे मार्ग पर जो है आपको जनता जनार्दन नजर आएगी, फूल बरसाए जा रहे हैं और अपने नेता का भव्य स्वागत जो है कोसली में किया गया है। और साथ ही आज जो है बड़ी जनसभा है, इस जनसभा के भी कई मायने हैं और मायने कहीं ना कहीं ये है कि ये चुनाव के लिए काफी जो है असरदार ये जनसभा साबित होने वाली है। ये जोश जो है दीपेंद्र हुड्डा के प्रति हाथ हिलाकर दोनों हाथ उठाकर जनता जो अपने नेता का अभिवादन कर रही है। और कहीं ना कहीं आज जो है कोसली का माहौल देखते ही बन रहा है, जोश जुनून कांग्रेस के प्रति देखते ही बन रहा है। अब जो है और लोगों से भी बातचीत करवाएंगे और बीच में जो आपको संबोधन भी सुनाते जाए दीपेंद्र हुड्डा क्या कुछ कह रहे। बने रहे हमारे साथ हरियाणा न्यूज 24 पे। कोसली हल्के के तो 36 बिरादरी के एक कोसली हल्के के मतदाता का नाम और मतदाता की पहचान मेरी अंतिम सांस तक मेरे दिल पे लिखी हुई है, जो मिट नहीं सकती। मेरी अंतिम सांस तक कोसली हल्के ने आज जहां तक भी मैं पहुंचा हूं और जहां तक भी हुड्डा साहब पहुंचे हैं, अगर कहीं के आशीर्वाद से पहुंचे हैं तो वो कोसली विधानसभा क्षेत्र के आशीर्वाद से पहुंचे हैं और जीवन की अंतिम सांस तक ये बात भुलाई नहीं जा सकती। और मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं इस बार भी
इस बार भी लोकसभा के चुनाव में सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद से अपनी बात शुरू करता हूं। लोकसभा चुनाव में आपके बीच में जब मैं पहुंचा था तो आपने एक बात कही थी कि भाई यहाँ से जिता के भेजेंगे। तो भाई ये जो फैसला था कोसली हल्के का वो आपका था, भगवान रूपी कोसली की जनता का था और भगवान का फैसला था जो आपने यहाँ मुझे जिता के भेजा। ये मैं भगवान का फैसला मानता हूँ ये कि यहाँ से आपने जो आशीर्वाद दिया। और जो है मैंने भी आपको ये विश्वास दिलाया, एक बात ही विश्वास मैंने आपको कही थी कि हरियाणा में जब बदलाव होगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी, आप यहाँ से मुझे आशीर्वाद देके लोकसभा में तो भेज रहे हो, लेकिन जो कांग्रेस की सरकार बनेगी उस सरकार में अगर सबसे ज्यादा मान सम्मान और काम के लिए अगर कहीं के लिए दिन रात अपनी तरफ से मैं जी जान लगाऊंगा तो वो कोसली विधानसभा क्षेत्र के लिए लगाऊंगा। आपने अपने इस बच्चे की बात को रखा है और मैं आपकी बात को रखूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। हमारे बीच में आज सभी पूरा इलाका यहाँ पे एकत्रित हुआ है। सबसे पहले तो प्रदेश में जो हालात हैं, मैं दो शब्द उस बारे में मैं जरूर कहूँ। आज पूरे प्रदेश में कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है। आप प्रदेश के किसी भी जिले में आप टेलीफोन करके पूछें तो जहां जहां जा रहे हैं वहीं से चारों तरफ से एक ही रिपोर्ट आ रही है कि प्रदेश के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की ये सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। क्योंकि बीजेपी ने 10 साल में प्रदेश को विकास की पटरी से उतारने का काम किया। ये खट्टर रूपी सरकार 10 साल हरियाणा के विकास को पटरी से उतारने वाली सरकार ये साबित हुई, लेकिन नुकसान भी बहुत कर दिया इस खट्टर रूपी सरकार ने हरियाणा का। जो हरियाणा विकास का प्रतीक था, खुशहाली का प्रतीक था, अमन चैन शांति का प्रतीक था, वो हरियाणा 10 साल की इस सरकार के बाद, खट्टर रूपी भाजपा सरकार के बाद, वो हरियाणा देश में नंबर 1 बन गया बेरोजगारी में, नंबर 1 बन गया देश में अपराध दर में, क्राइम में, नंबर 1 बन गया हरियाणा नशे में। आज ये भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित इस साल के आंकड़े हैं। ये रिपोर्ट कार्ड इनकी हम नहीं दे रहे। कल गृह मंत्री जी आए थे, प्रधानमंत्री जी उससे पहले एक दिन पहले आए थे। ये आप ही की सरकार द्वारा संसद में प्रकाशित रिपोर्ट कार्ड इस सरकार का है कि देश के 28 राज्यों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में 10 साल की आपकी सरकार के बाद है। ये संसद में आपने जो जवाब दिया है, तो आज दुख होता है दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा, नौजवान के भविष्य को बेरोजगारी की गलत में इस सरकार ने धकेल दिया। पक्की नौकरी बीजेपी ने 10 साल में पक्की नौकरी खा गए कि नहीं खा गए बीजेपी वाले पक्की नौकरी? कच्ची नौकरी की राजधानी बना दिया देश की हरियाणा को। हरियाणा में 2 लाख सरकारी पद समाप्त कर दिए, बाकी 1.5 लाख बच्चों को कौशल निगम के माध्यम से कच्ची नौकरी बिना आरक्षण के, बिना मेरिट के और बिना पेंशन के, क्योंकि सरकारी ठेकेदार बन गई कच्ची नौकरी। कितना बड़ा शोषण हमारे बच्चों के साथ हुआ। 1.5 लाख बच्चों को कच्ची नौकरी, 2 लाख पद समाप्त कर दिए सरकारी। यहां तक कि फौज की पक्की भर्ती भी आपने कच्ची भर्ती में, अग्निवीर की भर्ती में परिवर्तित करने का काम किया। अग्निवीर योजना हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो केंद्र पहली कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव भेजेंगे केंद्र से, और केंद्र से लड़ना पड़ेगा तो लड़ भी लेंगे। अग्निवीर जाएगी और फौज की पक्की भर्ती दोबारा से आएगी। और हरियाणा के आम आदमी को पोर्टलों में, नौजवान को तो इन्होंने उलझा दिया कच्ची भर्तियों में और सीटी में उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया? नौजवानों को सीटी में उलझा दिया। नौजवानों को 5 साल तक कोई भर्ती नहीं करी। 2 महीने बाद करेंगे, 6 महीने बाद करेंगे, 1 साल बाद करेंगे। भर्ती के घोटाले पे भर्ती घोटाले, HPSC के दफ्तर में करोड़ों की बरामदगी। जो कुछ नौकरियां पक्की लगी भी उसमें हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवान
उसमें हरियाणा से नौजवान से ज्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवान लगे। मात्र कुछ भर्ती हुई और उसके बाद कह कर कितने इलेक्शन आ गए, कह कर कि भाई अभी 1 महीने बाद करेंगे, उलझा दिया। मैं सभी नौजवानों को कहना चाहता हूं जो सारी पेंडिंग भर्तियां चल रही हैं, ये सारी पेंडिंग भर्तियों को पूरा करके तुरंत सरकार आने पर ज्वाइनिंग देने का काम हम करेंगे। आम आदमियों को अपनी सुविधाओं के लिए आज अफसरों के और दफ्तरों के जो चक्कर काटने पड़ रहे हैं, ये व्यवस्था पूरी तरीके से बदल के अफसरों को हर सुविधा पहुंचाने के लिए, पेंशन पहुंचाने के लिए, मुआवजा पहुंचाने के लिए, हर सुविधा पहुंचाने के लिए हर आदमी के दरवाजे पे चक्कर काटने पड़ेंगे अफसरों को। ऐसी व्यवस्था बनवाने का काम। जब हम बात करते हैं कि पोर्टल और आईडीओ में उलझा दिया, जब हम बात करते हैं तो मैं देख रहा था खट्टर साहब कह रहे थे कि ये टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। मैं उनको कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, मैं तो स्वयं सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा हूं और कई वर्ष अमेरिका में मैंने तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम किया, इन्फोसिस जैसी कंपनियों में काम किया है। ये सारे जो इस तरह के सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं, इसको बनाने में मैंने अपना योगदान दिया है। टेक्नोलॉजी का सदुपयोग भी किया जा सकता है, दुरुपयोग भी किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी का सदुपयोग तब होता है जब आम जनमानस तक वो सुविधा पहुंचाने में आम जनमानस को आसानी हो, और टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग तब हो जाए जब टेक्नोलॉजी बाधा बन जाए। आम आदमी अपने हक लेना चाहे लेकिन टेक्नोलॉजी बाधा बन जाए तो उसका दुरुपयोग भी होता है। तो ये भी आज उलझा दिया। आपने देखा ऐसी सरकार ये साबित हुई, हर वर्ग को सड़क पे लाने का काम इस सरकार ने किया, और हर वर्ग जो भी अहंकारी है, खट्टर रूपी सरकार, अहंकारी सरकार, घमंड की सरकार, हर वर्ग सड़क पे आया लेकिन हर वर्ग का अपमान करने वाली सरकार। आपने देखा सरपंच अपने अधिकारों के लिए आए, सरपंचों पे लाठीचार्ज। सरपंच बैठे हैं, सरपंच बता रहे हैं कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के पे आए, कर्मचारियों पे लाठीचार्ज। किसान कि अपने एमएसपी की व्यवस्था को बचाने के लिए, जिसको खत्म करना चाहते थे, अदानी को सौंपना चाहते थे, प्राइवेट मंडी बनाना चाहते थे, एमएसपी व्यवस्था बचाने किसान सड़क पे आए तो डीएपी नहीं मिल रहा किसानों को। क्या स्थिति आप देख रहे हैं, तो किसानों पे अत्याचार। यहां तक कि 5000 स्कूल बंद कर दिए या मर्ज कर दिए। छोटे छोटे बच्चे, पहली, दूसरी, तीसरी, 5वीं क्लास के बच्चों को धरने देने पड़े। मेरे को याद है कोसली विधानसभा क्षेत्र में भी एक गांव में बच्चों को धरना देना पड़ा। हमारी छोटी छोटी स्कूल की, हमारी शादीपुर में बच्चों को धरना देना पड़ा, कर्मचारियों को धरना देना पड़ा, हमारी बेटियों को दिल्ली में धरना देना पड़ा। कई हमारी 6 मेडल विजेता बेटियों को दिल्ली में 6 महीने तक एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई आज सुबह। और यहां तक कि अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर जब हमारे नौजवान बैठे थे तो इस खट्टर रूपी बीजेपी सरकार ने उनपे पुलिस की कार्रवाई कराने का काम उनपे किया। ये भी आज हम संकल्प लेते हैं पहली के जब हम हरियाणा में सरकार बनेगी, अग्निवीर वापस लो और पक्की भर्ती शुरू करो के प्रस्ताव के साथ साथ अहीर रेजिमेंट की गठन का प्रस्ताव भी कर हम केंद्र सरकार को भेजने का काम करेंगे। मगर ये सरकार का कैसा रवैया रहा आपने देखा। हर वर्ग, जो वर्ग भी अपनी मांग को लेकर आया उससे बातचीत की जा सकती थी, उसका मान सम्मान करके समाधान करने का प्रयास किया जा सकता था। 10 साल कांग्रेस की भी सरकार रही थी, किसी वर्ग को सड़क पे आके आंदोलन करने की जरूरत नहीं रही थी। लेकिन इस खट्टर रूपी भाजपा सरकार ने किसी को जो है नहीं बख्शा, सबको सड़क पे आना पड़ा और सबका अपमान करने में 7वें आसमान पे। और घमंड तो इतना इनका 7वें आसमान पे पहुंच गया इस सरकार का कि लोकसभा चुनाव आते आते कहने लगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को हम खत्म करेंगे। 400 पार का नारा दिया, लेकिन जब 400 पार का नारा, देश की जनता को मैं का धन्यवाद करता हूं, 400 पार का नारे को लोगों ने ध्वस्त कर दिया। अल्पमत की सरकार बनी, केंद्र की सरकार अल्पमत की सरकार है। जैसे खट्टर सरकार अल्पमत में बनी थी 2019 में, 75 पार के नारे के बाद, इतनी बड़ी हवा के बाद भी 40 से ज्यादा सीट नहीं आई थी, आपको याद होगा। अल्पमत की सरकार थी। ऐसी देश की सरकार भी आज अल्पमत की सरकार है। बड़े बड़े प्रदेशों ने, हम बधाई देते हैं, बड़े बड़े प्रदेशों ने ध्वस्त कर दिया। भाजपा की जो संविधान के ऊपर जो भाजपा ने प्रहार किया था, उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेशों ने, हरियाणा जैसे प्रदेशों ने, बड़े बड़े प्रदेशों ने
भारतीय जनता पार्टी के उस नारे को ध्वस्त करते हुए उनको रोकने का काम किया। लेकिन घमंड, अहंकार इतना कि भाई संविधान तक पहुंच गए कि भाई संविधान को तोड़ेंगे। और उसके बाद जब रिपोर्ट गई कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव कांग्रेस को बढ़त मिल गई है, ज्यादा विधानसभा सीटों पे कांग्रेस को बढ़त मिली है और वोट प्रतिशत बीजेपी से 3% ज्यादा लोकसभा चुनाव में आया है। पिछली बार तो भाजपा का मत प्रतिशत हमसे 30% ज्यादा आया था, 30% लोकसभा में, मगर विधानसभा चुनाव 3 महीने के बाद होते होते बराबर की टक्कर हो गई थी, क्योंकि नीचे लोग इतने दुखी थे पिछली बार ही। इस बार तो लोकसभा में ही भाजपा से जब कांग्रेस आगे आई, रिपोर्ट गई लोकसभा चुनाव से पहले कि हरियाणा में परिस्थिति ठीक नहीं है, तो इन्होंने बदलना शुरू कर दिया। क्या क्या बदल दिया? अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया कि नहीं बदल दिया? एक हफ्ते पहले जिस सेनापति को आपने फौज की कमान सौंपी हो 10 साल तक, और 10 साल के बाद जब युद्ध का समय, जब युद्ध का बिगुल बजे, तो बोले इसको बदलो, दूसरे को बिठाओ। यही हुआ। यानी कि कितना नुकसान उन्होंने किया होगा हरियाणा, कि हरियाणा वाले कितने दुखी होंगे। इन्होंने अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया, इन्होंने अपने उप मुख्यमंत्री को ही बदल दिया कि नहीं बदल दिया? उप मुख्यमंत्री, ये उप मुख्यमंत्री को क्यों बनाया हुआ था आपको पता है? केवल लूटने की छूट दे रखी थी प्रदेश को, भ्रष्टाचार की छूट दे रखी थी। मिलके ऐसा लूटा कि हटाने के बाद दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं बीजेपी के घोटालों के राज बताएंगे, और खट्टर साहब कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला के घोटालों की जांच कराएंगे। बताओ, 5 साल तक याद नहीं आई बात। लूटते रहे, अपना मुख्यमंत्री बदल दिया, अपने उप मुख्यमंत्री को बदल दिया, अपनी कैबिनेट को बदल दिया, अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया, प्रदेश अध्यक्ष बना रखा था, अपने प्रदेश अध्यक्ष को भी बदल दिया। उसके बाद चुनाव की तारीख बदल दी कि नहीं बदल दी? चुनाव की तारीख पहले नजदीक ले आए और उसके बाद चुनाव की तारीख दोबारा से बदल दी, और भाई कोसली के कैंडिडेट को भी बदल दिया। बीजेपी वालों, मैं कहना चाहता हूं आपसे, आप कितना ही बदल लो, आप कितना ही कुछ बदल लो, आपके कष्ट कम नहीं होने वाले। जनता सरकार ही हरियाणा की बदलने का काम करेगी। लोगों ने फैसला ले लिया है, लोगों ने फैसला ले लिया है, सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी की बड़े बहुमत के साथ, आपके आशीर्वाद से। और सरकार बनते ही कांग्रेस पार्टी हरियाणा को विकास और खुशहाली के रास्ते पर आगे लेकर जाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई, ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई, ये लड़ाई हरियाणा में जय जवान जय किसान के नारे को, जय जवान जय किसान का नारा जो गूंजता था, सबसे ज्यादा कहीं गूंजता तो इस दक्षिण हरियाणा में इरवाल में गूंजता था और पूरे हरियाणा में गूंजता था। लेकिन ना जय जवान छोड़ा, ना जय किसान छोड़ा। ये जय जवान जय किसान के उस नारे को की गूंज को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई जय संविधान के नारे को, बाबा साहब के उस संविधान को बचाए रखने की, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के उस संविधान को बचाए रखने की, और जय संविधान के नारे को आपने देखा होगा संसद में जब हमने सारे हमारे सांसद पहुंचे और हमने जय संविधान का नारा लिया शपथ के साथ, तो बीजेपी वालों को बड़ी तकलीफ हुई, और तकलीफ होते ही स्पीकर साहब ने कहा कि जय संविधान का नारा नहीं लेना चाहिए। लेकिन 550 सांसदों में आपका ये बच्चा उठ के खड़ा हो गया कि नहीं हो गया कि जय संविधान के नारे से चलेगा देश। संविधान में जो पक्की सरकारी नौकरी और नौकरी में जिन वर्गों को अधिकार दिया गया है, आज केंद्र सरकार ने 30 लाख नौकरी खत्म कर दी, रेलवे से लेकर एयरपोर्ट पोर्ट तक, और प्रदेश सरकार ने 2 लाख पक्की नौकरी खत्म कर दी, बाकी कच्ची में बदल दिया। कौशल निगम से बिना आरक्षण, बिना मेरिट के, जिनको ठेकेदारी के प्रथा के हिसाब से, यहां तक कि इजराइल के युद्ध के भी ठेकेदार इजराइल को कोई नहीं मिला, तो हरियाणा सरकार ने ठेकेदारी ली कि 8000 नौकरी निकाली और 300 बच्चों ने जाने के लिए, फिर आखिर में 300 बच्चों का नंबर आया। आपने देखा यहां तो पक्की नौकरी दे नहीं रहे, लेकिन कच्ची नौकरी इजराइल तक की। तो ये स्थिति आज हो गई। तो भाई ये लड़ाई बाबा साहब के संविधान को बचाए रखने की लड़ाई है, और ये लड़ाई
सरकार बनते ही कुछ फैसले करेंगे, सबसे पहली कलम से। और आज मैं आपको एक नया फैसला भी बताऊंगा जो आज राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने आज दिल्ली से जो घोषणा करी है, एक नया फैसला भी बताएंगे। पहले तो बाकी फैसले तो आपको पता ही, लोकसभा से पहले आपको बता दिए थे। सबसे पहली कलम से बड़े बुजुर्गों की देश में सर्वाधिक 6,000 बुढ़ापा पेंशन करने का हम काम करेंगे। किसान को एमएसपी की गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि पेंशन की, कर्मचारी को पेंशन की गारंटी। जो कर्मचारी हमारे सारे हरियाणा के कर्मचारी जो रहे हैं, गरीब को, एससी समाज के, बैकवर्ड समाज के और जो गरीब परिवार हैं हमारे, उनको महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना दोबारा शुरू करके जहां जहां 100-100 गज के प्लॉट की जो हमारी स्कीम थी उसको दोबारा शुरू कराने का काम करेंगे। और जरूरतमंद को 3.5 लाख तक की आर्थिक सहायता से इंदिरा आवास योजना में मकान दिलवाने का हम कार्य करेंगे। हरियाणा के अंदर कमर तोड़ महंगाई की कमर लगाते हुए 300 यूनिट बिजली तक हम राहत बिजली उपभोक्ता को देने के काम के साथ साथ 500 रुपए में गैस का सिलेंडर। अब एक बात बताओ, मैं नायब सिंह जी से पूछना चाहता हूं, नायब सिंह जी से, हमने कह दिया 500 रुपए में गैस का सिलेंडर राजस्थान की सरकार की तरह करेंगे, हिमाचल की सरकार की तरह करेंगे, जैसे राजस्थान में, हिमाचल में कांग्रेस की सरकारों ने किया था। नायब सिंह जी ने 1 महीने पहले कैबिनेट की मीटिंग बुलाई चंडीगढ़ में और घोषणा कर दी कि 500 रुपए सिलेंडर हम देंगे, बीजेपी वालों ने, कि भाई फैसला सरकार का फैसला। उसके 5 दिन के बाद इलेक्शन ही डिक्लेयर हो गए, उनको भी नहीं पता था शायद इलेक्शन डिक्लेयर होंगे। अब वो 500 रुपया गैस सिलेंडर आया कि नहीं आया बीजेपी का? अब बीजेपी वालों, अगर ये बीजेपी वाले कहते थे कि ये 1100 ही ठीक था, सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, 1300 ठीक था, अगर वो ठीक था तो आपने फैसला क्यों किया? और आपका फैसला ठीक था तो 10 साल तक 1000 रुपए सिलेंडर पे रोटी क्यों पुआई? ठीक बात है ना? तो उसके बाद तो यानी कि जब बाकी प्रदेश कर सकते हैं तो गरीब महंगाई का कवच भी। और आज एक और फैसला जो हमारी कांग्रेस पार्टी ने किया दिल्ली से, खड़गे जी ने, राहुल जी ने और उदय भान जी ने, हुड्डा साहब ने, कि भाई हमारी महिलाओं के लिए जैसा कि कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार, तेलंगाना की कांग्रेस की सरकार, हिमाचल की कांग्रेस की सरकार के तर्ज पर हमारी माताओं और बहनों को महालक्ष्मी योजना के माध्यम से 2000 रुपए प्रति माह के महालक्ष्मी योजना के अपनी माताओं और बहनों के लिए हम ये लागू करने का काम करेंगे, ताकि माताओं और बहनों, घर की माता बहन को अपनी जो है कुछ, उनको भी एक आर्थिक स्वतंत्रता मिले। तो ये कांग्रेस पार्टी की सोच है, ये सारी बातें हैं। अब मैं अपने इलेक्शन पे आता हूँ। ये सारे जो प्रस्ताव हैं ये आपने मान लिए कांग्रेस पार्टी के, ठीक है, ये सारे प्रस्ताव। अब मैं हल्के पे आता हूं। हल्के की 2 बात, हल्का का इलेक्शन और हल्के का विकास कार्य। आपको याद है बड़ी मेहनत से इस पूरे इलाके को आगे लेके जाने के लिए दिन रात मेहनत करके जब सरकार थी तो हमने प्रयास किए। और अब लोकसभा चुनाव के समय 10 साल तक कुछ काम नहीं हुआ तो एक संकल्प लिया था अपने क्षेत्र के अंदर की एक आईएमटी, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, एक इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप। आज जो मैनिफेस्टो लागू हुआ है उस मैनिफेस्टो में भी वो बात कांग्रेस पार्टी ने रखी है कि मानेसर आईएमटी की तर्ज पर एक कोसली क्षेत्र में भी एक औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्रियल, ताकि हमारे नौजवानों को रोजगार का अवसर मिले। जैसे मानेसर में आईएमटी है और एक रोहतक में आईएमटी है, ऐसी आईएमटी हमारे कोसली विधानसभा क्षेत्र में भी जो है, पूरे विधानसभा क्षेत्र में तो एक मिले, ताकि नौजवानों को निजी क्षेत्र में भी पक्की सरकारी नौकरी के साथ साथ निजी क्षेत्र के अंदर भी अवसर मिले। और बाकी भी जो विकास कार्य हैं वो तो आपको पता है, आपने पहले भी देखा हुआ है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप कोई कुछ हम घोषणा कर देंगे वो भी ठीक है, नहीं भी कोई अगर हो पाएगी, आप रात को आना दिन को आना, देखो ये आपको पता है, आप रात को आना दिन को आना, वो आपकी सरकार होगी। भाई मुझे ये तो पता नहीं, खट्टर साहब तो 10 साल में एक दिन आए कोसली, एक दिन 10 साल में। और आपका भाई तो ऐसा है दीपेंद्र, अगर 10 दिन में कोसली नहीं आऊं तो मेरा मन नहीं लगेगा, मुझे आपको पता है। बीजेपी ने सबका अपमान किया। ये चेतन यादव जी जो आए हैं महेंद्रगढ़ से, ये पार्षद हैं, वहां दान सिंह जी बड़े बहुमत से जीत रहे हैं, रिपोर्ट अच्छी आ रही है, और वो बता रहे हैं कि बीजेपी ने सभी का अपमान किया और जो है खट्टर साहब ने और बीजेपी ने
रामविलास शर्मा जी की भी, जो इतने वरिष्ठ उनके थे, उनकी भी वहां से जो है टिकट काटने का जो काम हुआ। तो ये बात देख, आपकी बात आ गई चेतन जी, पार्षद है जी वहां से महेंद्रगढ़ से, कि अच्छा हमारा मजबूत पार्षद है हमारा भाई। तो भाई अब आ गई, तो भाई बाकी भी कोई बात हो। मैं अब दूसरी बात, जहां तक अपने चुनाव की बात है, सही बात है, बहुत से हर सीट से बहुत से ऐसे साथी होते हैं जिन्होंने मेहनत करी, सबका अपना योगदान रहा। मैं किसी के योगदान को कि मैं तुलना नहीं करना चाहता, सबका अपना अपना योगदान रहता है, सबकी मेहनत रहती है और सभी को अधिकार है, पार्टी से टिकट मांगने का भी सबको अधिकार होता है और उसका मैं सम्मान करता हूं। सबकी जो मेहनत है, सबका योगदान है, मैं उन सबका सम्मान करता हूं। मगर मैंने एक चीज कही थी और कांग्रेस पार्टी ने एक चीज कही थी, चौधरी उदय भान जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने और हुड्डा साहब ने एक चीज कही थी कि इस बार सर्वे के आधार पर कांग्रेस पार्टी चलेगी और सर्वे में, क्योंकि हम अपने जो है घर में परिजन के साथ, कांग्रेस के एक परिजन दूसरे और कांग्रेस के परिजन के साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते। जो सर्वे में जो आगे दिखेगा, मगर सभी का अपना अपना योगदान है। लेकिन जो उस अनुसार कांग्रेस पार्टी का जो फैसला, जो जीतने वाले प्रत्याशियों के रूप में आपके बीच में जो फैसला होगा, हमने आग्रह किया था कि उस फैसले का सब साथ दें। और आज भी मैं पहली अपील यही कहना चाहता हूं, ये जगदीश यादव जी जो उम्मीदवार बन के आए हैं, ये जगदीश यादव जी अकेले उम्मीदवार बन के नहीं आए, इनके साथ दीपेंद्र हुड्डा उम्मीदवार बन के आए हैं। मैं कहना चाहता हूं ये चुनाव यार सरपंच साहब रुक जाए यार 2 मिनट, ये कोई बात, ये चुनाव जगदीश जी का तो है ही, ये चुनाव कांग्रेस पार्टी का तो है ही, लेकिन ये मेरा भी चुनाव है। मैं आज आपके बीच में कहना